आईपीएल 2026 का मैच नंबर 9 जो कि गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच में खेला जाएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद के उस मैदान पर, जहां पर तीन तरीके की पिचेस हम जनरली देखते हैं। एक तो लाल मिट्टी की, एक काली मिट्टी की और एक मिक्स सॉइल वाली पिच। और उन तीनों ही पिचेस का क्या अलग अलग नेचर होता है वो इस वीडियो के दौरान हम ग्राफिक के हिसाब से समझेंगे। लेकिन उन तीनों पिचेस पर अगर हम बात करें इसी स्टेडियम के अंदर, तो T20 वर्ल्ड कप के दौरान कुल टोटल 7 मुकाबले जो खेले गए थे उसमें कितने मैचेस लाल मिट्टी की पिच पर, कितने मैचेस काली मिट्टी की पिच पर, और एक मैच जो वहां पर मिक्स सॉइल पर भी हुआ था उसमें क्या रिजल्ट निकल करके आया था, जो कि काफी हद तक कॉमन तरीके से दिखाई पड़ा, वो हम अब आगे डिस्कस करेंगे पिच रिपोर्ट के अंदर। और इवन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अहमदाबाद के मैदान के जो चैंपियन खिलाड़ी हैं शुभमन गिल, क्या ये अपना बुरा फॉर्म जो है उसको पीछे छोड़ते हुए आज इस मैदान पर कुछ कमाल की एक पारी खेलेंगे। और इवन जो सामने इसी टीम के अंदर जो और भी प्लेयर है, चाहे वो जोस बटलर और साई सुदर्शन जो पिछले वाले मैच में नहीं चले, क्या वो कुछ कमाल कर पाएंगे और इनके बॉलर किस तरीके से आज के इस मैच में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। और उसी तरह से राजस्थान की टीम जो अपना पिछला मैच काफी आसानी से अपने ही होम ग्राउंड पर जीत करके आ रही है चेन्नई के खिलाफ, वो क्या कमाल कर सकती है। और दोनों टीमों की तरफ से कुछ बड़े कमाल के डिफरेंशियल ऑप्शंस हैं जिनको अगर आप लेकर के गए इस पिच रिपोर्ट को ध्यान से सुनते हुए, तो निश्चित तौर पर आप एक कमाल की फैंटेसी टीम बना पाएंगे। तो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। फिलहाल जो आपको मैंने बताया कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम के इस मैदान पर 3 तरीके की पिचेस होती हैं। अब आज के इस मैच में कौन सी पिच मिलेगी वो तो हमको अभी पता नहीं, लेकिन कोई भी पिच मिले ये वीडियो देख करके आप काफी हद तक क्लियर हो जाएंगे। जब अपडेट आपको आएगा टॉस के बाद कि ये पिच मिली है, तो आपको पता होगा कि आपको किस तरीके से टीम बनानी है। क्योंकि जब लाल मिट्टी की पिच होती है, जहां पर अगर हम बात करें जो सॉइल कंटेंट होता है, वो तो यहां पर आप देख पाएंगे ये सबसे बेहतर होती है बैटिंग करने के लिए पिच इस मैदान के ऊपर, खास करके जहां पर अच्छा पेस होगा, अच्छा बाउंस होगा। और जैसा मैंने आपको बताया कि बैटर्स के लिए तो बेहतरीन होता ही है, स्पिनर्स को भी बाउंस तो अच्छा मिलेगा, लेकिन निश्चित तौर पर वो टर्न नहीं मिलेगी जो काली मिट्टी की पिचेस पर मिलती है। और काली मिट्टी की पिचेस जो नेचर में स्टिकी होती हैं, सॉफ्ट मिट्टी होती है, काफी हद तक नमी को भी अपने अंदर दबा करके रखती है उसकी वजह से। और आगे बढ़ने के साथ साथ इस मैच में किसी भी मैच में बेसिकली काली मिट्टी की पिच पर बाउंस भी कम होता चला जाता है, पेस भी थोड़ी सी स्लो आती है बल्ले पर, और स्पिनर्स यहां पर इंपॉर्टेंट होते चले जाते हैं मैच के आगे बढ़ने के साथ साथ। पहले बैटिंग करना यहां पर मोस्ट फेवरेबल होता है, लेकिन जब मिक्स सॉइल की पिच होती है यहां पर काफी हद तक एक बैलेंस नेचर का आपको गेम होता दिखाई पड़ेगा, जहां पर बॉलर्स के लिए भी और बैटर्स के लिए भी इक्वल मौके होंगे। तेज गेंदबाजों को शुरुआत में मदद मिलेगी, स्पिनर्स यहां पर सेकंड इनिंग में जाकर के इंपॉर्टेंट होंगे, और जो बीच का फेज होगा वहां पर जम के रन बनते दिखाई पड़ेंगे। लेकिन पिच का चाहे जो हो, रिजल्ट अभी जो हमने रिसेंट टाइम पर इस मैदान पर देखा है वो काफी हद तक सिमिलर रहा है। बस आप यहां पर डिसाइड यही करेंगे कि आपको पेसर्स को ज्यादातर अपनी टीम में रखना है या स्पिनर्स को आपको ज्यादातर अपनी टीम में रखना है, या पूरी तरह से बैटिंग फ्रेंडली टीम आपको बनानी है। क्योंकि अगर मिक्स सॉइल की पिच हुई तब तो पूरी तरह से बैटिंग फ्रेंडली टीम आपकी बनेगी। इसमें कुछ बड़े इंपॉर्टेंट बॉलर भी होंगे जो पावर प्ले, डेथ ओवर दोनों जगह पर बॉल करेंगे। लेकिन अगर लाल मिट्टी की पिच हुई तब भी बैटिंग फ्रेंडली टीम ही बनेगी, पेसर्स उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और काली मिट्टी की पिच पर तो स्पिनर्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते ही हैं, ये मैंने आपको बता दिया। और जो T20 वर्ल्ड कप के दौरान यहाँ पर कुल टोटल 7 मुकाबले खेले गए थे, उसमें अगर आप देखें तो 9 फरवरी, 11 फरवरी, 14 फरवरी और 26 फरवरी वाला जो मैच हुआ था वो लाल मिट्टी की पिच पर था, जहां पर 213 का स्कोर डिफेंड हुआ। उसके बाद 187 का स्कोर चेज करते हुए अफगानिस्तान की टीम ने मैच को टाई तो करा दिया, लेकिन उसके बाद सुपर ओवर में साउथ अफ्रीका जीत गई और 2 बार सुपर ओवर हुआ था। यहाँ पर काफी रोमांचक मैच ये था। बाकी न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका वाले मैच में साउथ अफ्रीका ने 7 विकेट से बुरी तरह से धोया था न्यूजीलैंड की टीम को। और यहाँ पर वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका वाले मैच में एक बार फिर से वेस्ट इंडीज के खिलाफ साउथ अफ्रीका ने 176 का स्कोर चेज करते हुए आसानी से उस मुकाबले को 9 विकेट के बड़े अंतर से जीता था। और इस लाल मिट्टी की पिच पर अगर आप देखें तो यहां पर भी देख लीजिए 7 विकेट पेस को, कोई भी विकेट स्पिन को नहीं, कोई भी विकेट पेस को नहीं, केवल 1 विकेट स्पिन। यहां पर भी देखें दोनों इनिंग्स के अंदर तो 8 विकेट पेस को, केवल 2 विकेट स्पिन को। यहां पर देखें तो 9 विकेट पेस को, 4 विकेट स्पिन को। और यहां पर अगर आप देखें तो 8 विकेट पेस को, 4 विकेट स्पिन को मिली। क्लियरली आपको वही चीज दिखाई पड़ेगी जो आपको मैं पीछे बता चुका हूं कि लाल मिट्टी की पिच पर पेसर्स ही इंपॉर्टेंट हैं। और उसके बाद 2 मुकाबले जो 22 फरवरी और 18 फरवरी को हुए थे वो काली मिट्टी की पिच पर खेले गए थे, जहां पर अगर आप देखें तो साउथ अफ्रीका ने 187 रन बनाए। और ये मैच तो आपको याद ही होगा T20 वर्ल्ड कप का, जहां पर एकमात्र ऐसा मैच हुआ जहां पर इंडिया हारी। और वहां पर जो कमाल की स्लोअर वंस करी थी साउथ अफ्रीकन बॉलर्स ने, चाहे वो एंगीडी हो चाहे रबाडा हो, तो उन्होंने, और इवन मार्को एंसन ने भी, उसमें इंडियन टीम की बैटिंग पूरी तरह से ढह गई, 111 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। और यहां पर देखें तो पेसर्स तो डोमिनेंट थे ही, स्पिनर्स भी सेकंड इनिंग के अंदर गेम में आ गए थे। और उसके अलावा इंडिया और नीदरलैंड्स के इस मैच में भी पेसर्स ने 8 विकेट ली, लेकिन 5 विकेट स्पिनर्स भी लेकर के गए। और जो एकमात्र मैच, जो आखिरी मैच यहाँ का हुआ था वो T20 वर्ल्ड कप का फाइनल, जिसको इंडिया ने जीता, 255 रन बनाए पहले बैटिंग करते हुए 5 विकेट के नुकसान पर। 51 रन बने थे पावर प्ले के अंदर, 2 विकेट गिरी थी इंडिया की टीम की जबकि। और उसके बाद न्यूजीलैंड की टीम उस मैच को संभाल नहीं पाई, जो कि मैच के आगे बढ़ने के साथ साथ स्पिनर्स गेम में आ गए और वहां पर 159 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। और यही नतीजा जो आपने देखा, आपको
आपको मैं क्लियरली समझा चुका हूँ पिछले वाले पेज पर कि कोई भी पिच मिले वो निश्चित तौर पर कैसा नेचर दिखाएगी, वो यहाँ पर आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। बाकी इन 7 मैच में 27 विकेटें स्पिन को और पेस को 61 विकेटें मिली, दोनों इनिंग में लगभग बराबर मात्रा में। और साथ ही साथ जो रिजल्ट निकला वो पहले बैटिंग करने वाली टीमों के पक्ष में 7 में से 5 मुकाबले वहां पर जीते गए। तो निश्चित तौर पर एक कंक्लूजन जो हमारा निकल चुका है, जो हम समझ चुके हैं तीनों तरीके की पिचेस को, उसके बेसिस पर जो टीम आपकी बनेगी फाइनल, फिलहाल तो हमको पता करना पड़ेगा कि टॉस के बाद आज की इसमें जो कौन सी पिच यूज होगी, तो वो तो आपको मैं अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बता दूंगा। और उस नेचर के हिसाब से जैसी भी पिच होगी, हमारी जो फाइनल टीम बनेगी वो भी आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर दूंगा। तो जाकर के दोनों को ज्वाइन करिए। नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है, लिंक आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा। फिलहाल आगे आते हुए अगर आप यहाँ पर देखें, गुजरात की टीम का जो प्लेइंग 12 था बेसिकली, जिसमें प्लेइंग 12 इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट भी खेलता है, जिसमें प्रसिद्ध कृष्णा बाहर गए थे, शाहरुख खान अंदर आए थे। ये दोनों प्लेयर एक दूसरे से एक्सचेंज हुए थे एज ए इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट। और बाकी जो टीम थी वो तो आपके सामने यहाँ पर दिखाई पड़ी रही होगी, और बाकी जो बेंच पर बैठे प्लेयर हैं उनके नाम भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। और उसके बाद चूंकि गुजरात की टीम अपना पिछला मैच हार गई थी, तो हो सकता है एक आध चेंजेस भी करे, लेकिन चांसेस थोड़े से कम है। शाहरुख खान हो सकता है बाहर बैठ जाए, कोई दूसरा बैटर आ जाए, लेकिन फिलहाल तो हमको टॉस के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जो बॉलिंग 5 बॉलरों ने करी पिछले वाले मैच में, वो डेटा आपके सामने। इसमें सिराज से पता नहीं क्यों केवल 2 ही ओवर कराया गया था, अब देखना पड़ेगा कोई इंजरी कंसर्न था या कोई और रीजन था। बाकी रबाडा, चूंकि अपडेट कुछ मिला नहीं था कि क्यों सिराज ने केवल 2 ही ओवर करे थे, जबकि 2 ओवर अच्छे करे थे उन्होंने। रबाडा ने दूसरा, चौथा और 16वां ओवर करा। अशोक शर्मा ने 5वां, 11वां और 18वां ओवर किया। राशिद खान के नंबर ऑफ ओवर्स आप यहां पर देख सकते हो, और ठीक उसी तरह से प्रसिद्ध कृष्णा के भी। और उसके बाद आगे बढ़ते हुए करियर के आंकड़े अगर आप देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं, और वो जो करियर के आंकड़े हैं आपको काफी हद तक क्लैरिटी दे देंगे कि किसका T20 में कैसा एक्सपीरियंस है जो फिलहाल गुजरात के लिए खेलता है। और उसको देखने के बाद अगर आप रिसेंट फॉर्म की तरफ आए तो वहां पर आपको दिखाई पड़ेगा पिछले मैच की परफॉर्मेंस, और ना सिर्फ पिछले मैच की परफॉर्मेंसेस बल्कि उसके पहले का भी कुछ करीब 8-10 मैचेस में क्या फॉर्म रहा है जितने भी गुजरात के प्लेयर्स हैं फिलहाल उनके, तो वो देख करके आप काफी हद तक क्लियरली समझ पाएंगे कि कैसा फॉर्म कैरी करके वो लोग पहुंचे थे पिछले मैच में, और उसके बाद परफॉर्मेंसेस कैसी निकली। तो वो तो हम अभी आप देखेंगे, जिसमें आपको समझ में आएगा कि शुभमन गिल पिछले मैच 39 रन बना पाए। हालांकि स्ट्राइक रेट इनका बिल्कुल खराब रहा था, चाहे हम देख लें शुभमन गिल की, चाहे बात करें यहाँ पर जोस बटलर की, और दोनों ही अभी रिसेंट टाइम में अगर आप बात करें ना तो बिल्कुल इनसे रन नहीं बने थे। और उसी वजह से शुभमन गिल तो जो बुरे फॉर्म से गुजर रहे थे, T20 वर्ल्ड कप की टीम से भी बाहर हो गए थे। और इवन जो जोस बटलर थे, इनका भी T20 वर्ल्ड कप बहुत ही खराब गुजरा था। और उसके अलावा जो ऑप्शन एक और है साई सुदर्शन, इन्होंने भी केवल 13 रन बनाए। हालांकि इनका फॉर्म डोमेस्टिक सीजन में काफी अच्छा रहा था। तो जो टॉप के 3 है पूरी बैटिंग लाइनअप, उसने रन बनाने की कोशिश तो करी, लेकिन ओवरऑल अगर आप ये कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि किसका फॉर्म बेहतर रहा है तो वो आप साई सुदर्शन का कह सकते हैं। लेकिन प्लेयर सिलेक्शन के हिसाब से ये जो मैदान है, ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आज के इस मैच में, जिसमें ग्लेन फिलिप्स ने पिछले मैच बॉलिंग तो नहीं की, सुंदर ने बॉलिंग करी थी। एक्चुअली साथ पिछले वाले पेज में मिस हो गया जो नंबर ऑफ ओवर्स जहां पर आपको ने दिखाए थे, सुंदर ने बॉलिंग करी थी, इसने 1 विकेट भी लिया था, अच्छी बॉलिंग करी थी, 18 रन भी बनाए थे, 25 रन ग्लेन फिलिप्स ने भी बनाए थे। तो निश्चित तौर पर इन दोनों में से भी कोई ना कोई एक ऑप्शन आप ट्राई कर सकते हैं। अगर स्पिन फ्रेंडली काली मिट्टी की पिच होती है तब तो वहां पर निश्चित तौर पर सुंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, वरना लाल मिट्टी की पिच है या कोई बैटिंग सर्फेस है तो वहां पर आप ग्लेन फिलिप्स को भी ट्राई कर सकते हैं। और उस कंडीशन में शाहरुख खान, राहुल तेवतिया उतने इंपॉर्टेंट रहेंगे नहीं। बैटिंग पिच है तो निश्चित तौर पर राशिद खान भी जैसे फॉर्म में रिसेंट टाइम में गुजरे हैं उतने इंपॉर्टेंट रहेंगे नहीं। लेकिन ओवरऑल अगर आप इनका फॉर्म देखें तो विकेट तो कम से कम निकाल करके दे ही देते हैं। पिछले मैच में भी 1 विकेट निकाला था, रबाडा ने भी 1 विकेट निकाला था, सिराज को कोई विकेट नहीं मिला था, 1 विकेट अशोक शर्मा ने लिया था। और प्रसिद्ध कृष्णा जो इस पिच पर बॉलिंग करने के एक तरह से चैंपियन बॉलर बन चुके हैं, मिडिल ओवर्स में आकर के कमाल की बॉलिंग करते हुए 3 विकेट इन्होंने एक बार हारे हुए मैच में अपनी टीम को वापसी भी करा दी थी। हालांकि उसके बाद भी वो मैच ये हार गई टीम, और उसके बाद 3 विकेट जो प्रसिद्ध कृष्णा ने लिए वो निश्चित तौर पर काफी हद तक इनको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉलर तो बना ही देता है। और सेफ खेलना चाहते हो तो निश्चित तौर पर दूसरा ऑप्शन आप यहाँ पर राशिद खान के साथ जा सकते हैं, वरना रबाडा का भी एक ऑप्शन मौजूद है। लेकिन मेरा अपना सजेशन होगा कि रबाडा को अपनी टीम में आप तभी रखिए अगर सेकंड इनिंग की गुजरात की बॉलिंग हुई तो निश्चित तौर पर 2 ये खिलाड़ी नीचे से, और बाकी प्लस सुंदर को तो निश्चित तौर पर पिच के हिसाब से या तो सुंदर को तो फिलिप्स को लेकर के जाना है। बाकी टॉप ऑर्डर के तीनों बैटर्स तो बेस्ट ऑप्शन दिखाई पड़ ही रहे हैं, और उसको क्या हमको कंटेन करके रखना है, क्या यही टीम बनानी है, उसी को थोड़ा सा और क्लैरिफाई करने के लिए अगर आप आगे आए हेड टू हेड के नंबर्स देखें तो ये जो गुजरात के प्लेयर्स हैं जब भी राजस्थान के खिलाफ खेलते हैं तो चाहे साई सुदर्शन हो, चाहे वो शुभमन गिल हो, चाहे बटलर हो, तीनों के आंकड़े अगर आप देखें तो कमाल के हैं। लेकिन वहीं पर ग्लेन फिलिप्स के 2 मैच में केवल 33 रन है, और सुंदर के आंकड़े तो और भी खराब हैं। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि अगर
काली मिट्टी की पिच है। और चूंकि यहाँ पर अगर सामने जो टीम है राजस्थान की, उसमें चाहे जायसवाल हो, वैभव सूर्यवंशी हो, नीचे भी कुछ बैटर्स हैं, लेफ्ट हैंडर्स की भरमार है, तो निश्चित तौर पर 2 से 3 प्लेयर तो लेफ्ट हैंडर होंगे, तो सुंदर की इंपॉर्टेंस वहां पर निश्चित तौर पर अच्छी रहेगी। और बाकी शाहरुख खान भी यहाँ पर ठीक ठाक कर पाए हैं, राहुल तिवैतिया के नंबर आप देख सकते हैं, राशिद खान के आंकड़े काफी बेहतर आपको दिखाई पड़ जाएंगे, और इवन रबाडा के भी 8 मैच में 14 विकेटें हैं, तो राजस्थान के खिलाफ तो कम से कम ये बेहतर कर पाए हैं। और इसके अलावा सिराज हो गए, प्रसिद्ध कृष्णा हो गए, इवन रवि साई किशोर अगर खेलते हैं तो उनके भी नंबर आप देख करके रखिए। और उसके बाद इस मैदान पर परफॉर्मेंसेज अगर आप देखें, ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूं कि ये जो टॉप के 3 बैटिंग है इनकी, टॉप के 3 जो बैटर्स हैं इनके, बेसिकली वो इस मैदान के तो राजा खिलाड़ी हैं, 50 के ऊपर का एवरेज है तीनों का। हालांकि उसके बाद के बैटर्स कुछ खास कमाल कर नहीं पाए हैं। राशिद खान के 24 में जब 25 विकेट हैं, 12 में 12 विकेट रबाडा के हैं। सिराज के नंबर यहाँ पर काफी एवरेज है, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा 11 मैच 20 विकेट इस मैदान पर ले चुके हैं। रवि साई किशोर भी यहाँ पर काफी बेहतर करते रहे हैं, तो काफी हद तक वही ऑप्शंस आपको लेकर के जाने हैं जो आपको मैं पीछे एक्सप्लेन कर चुका हूं। और उसके बाद प्लेयर बैटल भी देखने आए तो साई सुदर्शन एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि राजस्थान की बॉलिंग जब फेस करेंगे, ऑलरेडी उनके टीम में जडेजा के खिलाफ एक बार आउट तो हुए हैं, लेकिन अच्छे खासे रन बना करके, लेकिन रवि बिश्नोई और बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी वो इनको परेशान करती है। बाकी जडेजा ने एक बार सुमन गिल को भी आउट कर रखा है, लेकिन अच्छे खासे रन दे करके, लेकिन तुषार देशपांडे पर भी ये 2 बार आउट हुए, लेकिन अच्छे खासे रन बना करके। बाकी बटलर ये भी जडेजा पर 2 बार आउट हुए, 2 बार जोफ्रा आर्चर पर, लेकिन रन्स इन्होंने भी बना रखे हैं। वैसे भी आप पीछे देख चुके होंगे कि ये जो तिकड़ी है, इनके हेड टू हेड के आंकड़े भी कमाल के हैं और इस मैदान पर भी आंकड़े कमाल के हैं। और उसके बाद जो लोअर ऑर्डर है, जिनके नंबर्स आपने ऑब्वियस तरीके से देखे पीछे, अच्छे हैं नहीं, और उसी वजह से ये जो बॉलिंग ऑप्शंस आपको सामने दिखाई पड़ेंगे, ये टाइप ऑफ बॉलिंग उनके खिलाफ ये कमजोर पड़ते हैं, जिसमें लेग स्पिन और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग और प्लस जडेजा के साथ साथ जोफ्रा आर्चर और रवि बिश्नोई ये आपको दिखाई पड़ जाएंगे। तो निश्चित तौर पर यह बात तो क्लियर हो चुकी है कि जो गुजरात की टीम है वो काफी हद तक प्रसिद्ध कृष्णा, रबाडा और राशिद खान की बॉलिंग पर और बैटिंग में टॉप के 3 जो बैटर्स हैं उन पर डिपेंड करती है। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 ही बेस्ट ऑप्शन उधर से मिल पा रहे हैं। टीम बहुत ही अच्छी तो दिखाई नहीं पड़ रही, लेकिन जब आप आते हैं राजस्थान टीम की तरफ, जहां पर जायसवाल और सूर्यवंशी ओपन करते हैं, बाकी ध्रुव जुरैल है, रियान पराग है, हेटमायर हैं, जडेजा हैं, और जो आपको मैं कह भी रहा था ना कि इस टीम के अंदर आपको दिखाई पड़ ही रहा है कि 4 लेफ्ट हैंडर्स तो वैसे ही दिखाई पड़ेगा। तो आपको वाशिंगटन सुंदर के इंपॉर्टेंस को समझ करके रखना है। और बाकी जो इनकी बॉलिंग लाइनअप है उसको भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसमें पिछले मैच में इंपैक्ट सब्स्टिट्यूट के जो 4-5 ऑप्शन दिए जाते हैं उसमें डोनोवन फरेरा का नाम था, लुआन डी पिटोरियस का भी नाम था, और चूंकि इनके पास टॉप ऑर्डर की बैटिंग लाइनअप ऑलरेडी मौजूद थी और पिछले मैच में इनको जरूरत पड़ी भी नहीं इंपैक्ट प्लेयर की, तो अगर कोई आता भी तो यही आते हैं काफी हद तक। चूंकि 3 ही फॉरेन प्लेयर्स के साथ प्लेइंग 11 में लेकर के गई थी राजस्थान की टीम, तो काफी हद तक चांसेस इन्हीं के थे। चूंकि फिनिशर हैं, एक अच्छे खासे ऑफ स्पिन बॉलिंग कर लेते हैं, तो अगर कोई आता है तो मेरे हिसाब से वही आएंगे। बाकी देखना पड़ेगा टॉस के बाद क्या अपडेट होगा। बाकी जो बेंच है इनका वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जो बॉलिंग पिछले मैच में 6 बॉलर्स ने करी थी, जहां पर रवि बिश्नोई ने 3 ओवर किए, जडेजा ने 3 ओवर करे, संदीप शर्मा, और जडेजा तो अपने पहले ही ओवर में चेन्नई के खिलाफ 2 विकेट लेकर के गए, संदीप शर्मा ने भी 3 ओवर किए, ब्रजेश शर्मा ने 3 ओवर किए, एक निकलते हुए खोज, बाकी बर्गर ने तो कमाल की बॉलिंग करी, इवन जोफ्रा आर्चर ने भी। और उसके बाद करियर के आंकड़े भी अगर आप देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। और आगे बढ़ते हुए अगर आप रिसेंट फॉर्म भी देखें तो आपको दिखाई पड़ जाएगा कि चाहे जायसवाल हो चाहे सूर्यवंशी हो, कमाल की बैटिंग पिछले मैच में की। हालांकि जायसवाल थोड़े से निश्चित तौर पर फंसे हुए दिखाई पड़ रहे थे, बहुत तेजी से रन बना नहीं पा रहे थे, लेकिन फिर भी नॉट आउट लौटे। बाकी ध्रुव जुरैल 18 ही रन बनाए, लेकिन अच्छे खासे 18 रन बनाए, फॉर्म में दिखाई पड़े। और रियान पराग के साथ भी वही चीज हुई, और इन्होंने तो एक रिवर्स हिट भी मारा था, छक्का गया था जो कि, और वहां पर दिखाई पड़ा कि चारों के चारों बैटर्स कमाल के टच में रहे। जायसवाल जैसे मैंने को बता के फंसे हुए जरूर थे, लेकिन किस्मत इनका साथ दे रही थी, और प्लस चूंकि टिक भी गए और 29 नाबाद की पारी खेल भी गए, तो आप कह सकते हैं कि अच्छे फॉर्म का प्लेयर ये कैरी करके यहाँ पर आएंगे। बाकी बॉलिंग में जैसा आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि जडेजा, आर्चर, बिश्नोई, नांद्रे बर्गर, इन चारों ने कमाल की बॉलिंग करी, जिसमें संदीप शर्मा, ब्रजेश शर्मा ने भी काफी हद तक कंटेन करके रखा। लेकिन विकेट टेकिंग एबिलिटी और प्लस जो एक बैटिंग का बोनस है जो कि जडेजा के साथ भी आता है, आर्चर के साथ भी आता है, वो इन दोनों को निश्चित तौर पर काफी इंपॉर्टेंट बना देता है। तो क्लियरली यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है कि कम से कम 8 से 9 ऐसे ऑप्शन राजस्थान की टीम में हैं जो कि सीधे आपके फैंटेसी की टीम में आ सकते हैं, जो कि निश्चित तौर पर आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि सामने की टीम की तरफ से कम 5 ऑप्शन तो आपको लेके जाने ही पड़ेंगे। तो बाकी जो 6 टॉप के ऑप्शन होंगे वो निश्चित तौर पर
आप राजस्थान की तरफ से लेके जा सकते हैं। और खास करके जब बात आती है हेड टू हेड की, वहां से कुछ चीजें समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर जायसवाल के आंकड़ा देखेंगे ना, तो गुजरात के खिलाफ उतने अच्छे नहीं है। 7 मैच केवल 140 रन है, 23 के एवरेज है। लेकिन सूर्यवंशी की जो सेंचुरी आई थी आईपीएल में ना, वो इसी टीम के खिलाफ आई थी। बटलर विकेट के पीछे थे, देखते रह गए थे, और बटलर तो कई पॉडकास्ट में बोल भी चुके हैं इसी पारी के बारे में, और उसी दम पर ये बता चुके हैं कि दुनिया के सबसे बेहतरीन कोई बल्लेबाज इन्होंने देखा है बाएं हाथ का तो सूर्यवंशी ही है। और बाकी ध्रुव जुरैल तो बहुत ही खराब खेले हैं, और इवन रियान पराग भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए हैं जब आती है सामने गुजरात की टीम। लेकिन हेटमायर एक यहीं से ट्रम्प ऑप्शन निकल करके आते हैं, और इवन यहां पर मैं कहूंगा जडेजा भी, ट्रम्प तो नहीं, जडेजा के तो लगभग सभी की टीम में होंगे, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन के तौर पर निकल करके आता है। तो मेरा अपना जो फाइनल डिसीजन यहां पर बन पा रहा है कि जायसवाल और सूर्यवंशी को लेकर के तो कोई डाउट है नहीं। बाकी अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले पाएं तो जुरैल या रियान पराग में से किसी एक को ही ट्राई करिएगा, और साथ ही साथ जडेजा और आर्चर के साथ साथ नांद्रे बर्गर, ये 3 तो बेस्ट बॉलिंग ऑप्शन है, जिसमें आप निश्चित तौर पर रवि बिश्नोई को भी इंक्लूड कर दीजिए। तो ये 4 बॉलर, ये 2 बैटरों को लेकर के कोई डाउट आपको रखना है नहीं। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि बाकी जो ये तीनों बैटर्स हैं, क्या आप इनमें से किसी एक को लेकर के जाना चाहते हैं। और चूंकि आपके पास 6 ही स्पॉट खाली हैं, तो निश्चित तौर पर अगर आप इन तीनों में से किसी एक को लेना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उस प्लेयर को लेकर के जाना चाहते हैं तो वेन्यू के नंबर्स को देख करके आप लेकर के जाइए। और वेन्यू के नंबर्स अगर आप देखो तो अभी पीछे आपने देखा हेड टू हेड में बिश्नोई की भी 4 मैचें 3 ही विकेटें थी, इस मैदान पर भी 4 मैचें केवल 2 ही विकेट है। और काफी हद तक डिपेंड करेगा कैसी पिच मिलने वाली है, क्योंकि गुजरात की जो सामने टीम है ना, स्पिन बहुत अच्छा खेलती है, तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो वो प्लेयर हो सकते हैं बिश्नोई, जिनको आप ड्रॉप करके इन बाकी तीनों बैटर्स में से किसी भी एक को ट्राई कर सकते हो। और नंबर्स में जाएं तो हेटमायर यहाँ पर एक कमाल के ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं, और बाकी नंबर्स तो आप सभी के देख ही पा रहे होंगे। बाकी वीकनेसेस को भी देखने आए तो एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग, बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी, और निश्चित तौर पर ऑफ स्पिन बॉलिंग, जो कि लेफ्ट हैंडर्स तो टॉप ऑर्डर पर हैं ही, जिसमें राशिद खान का नाम, सिराज का नाम आपको दिखाई पड़ेगा इंडिविजुअली, वो इस पूरी बैटिंग अटैक के खिलाफ काम आएगा। और वही चीज आपको बाकी लोअर ऑर्डर के बैटर्स के खिलाफ भी दिखाई पड़ेगा। नंबर्स और प्लेयरों के नाम तो आप यहाँ पर देख ही पाएंगे, उसको रिपीट करने की जरूरत है नहीं। लेकिन ओवरऑल जो अपना कंक्लूजन बन पा रहा है, टीमें दोनों स्ट्रांग हैं, गुजरात की भी और साथ ही साथ राजस्थान की भी। लेकिन जो फायर पावर है निश्चित तौर पर राजस्थान की टीम के बाद जो हमने पिछले वाले मैच में देखा, स्पेसिफिकली बॉलिंग की तरफ से और बैटिंग में तो है ही, तो निश्चित तौर पर राजस्थान की टीम का थोड़ा सा एक अपर हैंड तो है। लेकिन गुजरात की टीम जो अपने होम ग्राउंड पर कमाल खेलती है, उनके प्लेयर्स भी कमाल खेलते हैं, तो उसमें बहुत बड़ा रोल होगा पिच का, कौन सी पिच मिलेगी, किस इनिंग की बैटिंग होगी, वही काफी हद तक तय कर पाएगी कि किस हिसाब से हमको फाइनल अपनी टीम बनानी है। अभी के लिए तो 6 राजस्थान से और 5 मैंने आपको बता दिए हैं गुजरात की तरफ से ले जाने के लिए। लेकिन ये चीज उल्टा भी हो सकता है, अगर पिच को देखेंगे और किस इनिंग की बैटिंग होगी उसको देख लेंगे तब। तो जो भी अपडेट होगा पिच को लेकर के, टॉस को लेकर के और अपनी फाइनल टीम को लेकर के, वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बताऊंगा ही, तो दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए। नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक है। वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया तो हालांकि आपको उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वीडियो फिलहाल यहाँ पर होता है खत्म, चलते हैं, नमस्कार।